नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा एजेंडा रहेगा जिसके अंदर हम जानेंगे इनकम टैक्स के बारे में, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, इनकम टैक्स फाइल करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए इम्पोर्टेंस क्यों रहेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजीम तो आपने सुना होगा कि आप जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर जिस तरीके से आप टैक्स पे करते हैं वो होता है, लेकिन इस ईयर से बजट 2020 के बाद न्यू टैक्स रिजीम आई है जिसमें कि कई लोगों को कन्फ्यूजन है, तो उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा हाउ टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स। दोस्तों, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कई प्रॉब्लम लोगों को फेस होती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम उस तरीके से इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे जिससे कि एक एवरेज पर्सन जिसको टैक्स की नॉलेज ना होते हुए भी वो भी अपना टैक्स को कैलकुलेट कर सकता है। लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा इस वीडियो का कि हाउ टू सेव टैक्सेस। हम अपने टैक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसके लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की ओर, व्हाट इज़ इनकम टैक्स। दोस्तों, इनकम टैक्स इन इंडिया का नाम सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर आते ही तो हमें सबसे पहले पता होता है कि इनकम टैक्स जो है एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये डायरेक्ट लोगों से लिया जाता है। इनकम टैक्स इन इंडिया इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स जो इंडिया के अंदर चल रहा है हमारा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इम्पोज किया जाता है लोगों पे। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम जो अभी हमारा चल रहा है उसके जो रूट है, उनकी जो जड़ें हैं वो मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में भी देखी गई हैं, क्योंकि उस टाइम में भी लोगों से कर वसूला जाता था। तो आज भी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लोगों से कर वसूला जाता है। अब दोस्तों, आपके माइंड में आएगा कि कर क्यों लिया जाता है, टैक्स क्यों लिया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टैक्स लेने का पर्पस है वो इनकम क्लास से टैक्स लेके पुअर क्लास जो है उनके वेलफेयर पे खर्च करना, ताकि पुअर क्लास पीपल और रिच क्लास पीपल में जो गैप है वो कम हो सके। देखिए, एट प्रेजेंट टैक्सेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द एंशिएंट टैक्स सिस्टम। जो इंडिया के अंदर चल रहा है वो एंशिएंट टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है अभी। दिस वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये जो हमारी थ्योरी है वो मैक्सिमम वेलफेयर हो सके लोगों का, हमारे जो सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली हो या पुअर क्लास फैमिली हो, उनके वेलफेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो सके, इसीलिए रिच क्लास पीपल से और साथ ही साथ मिडिल क्लास फैमिली से कर को वसूला जाता है। वो करता हूँ दोस्तों, आप समझ चुके होंगे इनकम टैक्स लेमन लैंग्वेज में क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम टैक्स। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें इनकम टैक्स को फाइल करने की क्यों ज़रूरत है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू हेल्प द गवर्नमेंट। अब आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट की हेल्प करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें हमारा क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों, बता देना चाहूँगा, जब भी आप सरकार की हेल्प करते हैं, सरकार के पास अगर पैसा जाता है तो वो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे या सोसाइटी के अंदर वेलफेयर पे खर्च करती है। उन वेलफेयर स्कीम्स में जो लोग जुड़े होते हैं उनको इनकम जनरेट होती है, और मेनली इस तरीके की स्कीम्स में पुअर क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली ही रहती है। उनकी इनकम जनरेट होने से उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, और परचेजिंग पावर इंक्रीज होने से देश की जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो जीडीपी है, वो ग्रोथ करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप भी चाहते हैं इंडिया की अपनी जीडीपी के अंदर ग्रोथ की जर्नी के अंदर आप भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें, तो आपको ज़रूर टैक्स पे करना चाहिए अगर आप स्लैब स्टेट के अकॉर्डिंग आते हैं तो। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है हमारा इट्स मैंडेटरी एट टाइम्स। जो पर्सन इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उसकी इनकम टैक्सेबल होती है, उनके लिए इनकम टैक्स फाइल करना मैंडेटरी होता है। ऑल्दो वो अलग एक डिबेट है कि लोग इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं लेकिन फिर भी लोग अपना पैसा बचा देते हैं, कई लोग ब्लैक मनी रखते हैं, वो एक अलग टॉपिक है अपना। थर्ड पॉइंट है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी बिकम्स ईजियर। दोस्तों, जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके आपको कई बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें कि आपका एक फर्स्ट मेजर बेनिफिट है आपकी, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें आपको रजिस्ट्री करवानी होती है। रजिस्ट्री पावर ऑफ अटॉर्नी भी होती है, लेकिन मेनली हम यहाँ पे रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आसानी से आपकी रजिस्ट्री का प्रोसेस हो जाता है आईटीआर के थ्रू। गेटिंग लोन्स बिकम सिंपल टू। जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके थ्रू आप जो भी लोन लेते हैं, एक्वायर करते हैं, जो भी आप लोन लेते हैं वो भी प्रोसेस आपका सिंपली हो जाता है, और बैंक भी या लेंडर भी जो भी आपको पैसा देना चाहता है वो इजीली आप पे ट्रस्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी इनकम गवर्नमेंट को शो कर रहे हैं। परचेजिंग हाई लाइफ कवर। दोस्तों, जब भी आप
लाइफ इंश्योरेंस करवाते होंगे तो उसके अंदर आपको एक लाइफ कवर मिलता होगा कि आप एक सर्टेन पीरियड के बाद या फिर अनसर्टेन इवेंट पे आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा लाइफ कवर। तो जब भी आप ITR के थ्रू जाते हैं तो आपकी जो लाइफ का अमाउंट है उसको हाई कर दिया जाता है और इजी वे में आपका लाइफ कवर भी हो जाता है। गवर्नमेंट टेंडर्स, दोस्तों टेंडर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स चलती है वेलफेयर वाली, लेट सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई कि हम रूरल एरियाज़ में रोड्स बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं तो उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती हैं। उन कॉन्ट्रैक्टर को जो दिया जाता है उन्हें टेंडर बोलते हैं काम करने के लिए। अगर जो पर्सन ITR फाइल करता है, लेट सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आप और मैं गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स में कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एज अ कॉन्ट्रैक्टर हम पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं हम दोनों, और एक मैं पर्सन हूँ, मैं ITR फाइल नहीं करता हूँ और आप जो फ्रंट में है मेरे, आप ITR फाइल करते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट का टेंडर कोई पास होगा उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी इनकम टैक्स फाइल करने वाले को दी जाती है। लास्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों प्रूफ ऑफ इनकम, कि जब भी आप ITR फाइल करते हैं तो आपके पास एक इनकम का प्रूफ हो जाता है और सबसे बड़ी बात, आपकी जो इनकम है वो वाइट इनकम में काउंट होती है। दोस्तों इन पॉइंट्स के अलावा अगर आपको भी कोई लगता है कि इनकम टैक्स भरने की और भी कोई इंपॉर्टेंस है तो आप वो कमेंट में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम। 2020 इंट्रोड्यूस्ड आर न्यू टैक्स रिजीम। बजट 2020 में एक न्यू टैक्स इनकम टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने न्यू टैक्स स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया था। अब न्यू टैक्स स्लैब हम जान लेते हैं दोस्तों। ओल्ड टैक्स स्लैब तो आपको पता होगी कि जो आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो भी आप ITR फाइल करते थे एज सच सेम है। चेंजेस जो आए हैं वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आए हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग शो करना चाहूँगा। अप टू 2.5 लाख आपका जो पहले आपको टैक्स पे करना था पड़ता था वो 0% था, अभी भी आपका 0% है। 2.5 लाख टू 5 लाख, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक में है तो आपका पहले आपका 5% लगता था और अभी भी आपका 5% टैक्स लगता है। नेक्स्ट हमारा है 5.5 लाख टू 7.5 लाख, अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की है तो आपको पहले 20% टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको 10% टैक्स ही पे करना पड़ेगा। इसमें अपने 10% का आपका टैक्स सेव हो गया। 7.5 लाख रुपए से अगर 10 लाख रुपए तक की आपकी इनकम थी तो पहले आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता था और अब के अकॉर्डिंग आपको 15। और यदि आपकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक के टैक्स स्लैब में आती है तो पहले आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको 20% टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब आपकी इनकम अगर 12.5 लाख से 15 लाख तो पहले आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता था, अब आपको 25% टैक्स पे करना पड़ रहा है। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर जाती है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता था और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग भी आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर आपकी इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 10% का डिफरेंस है, यहाँ भी आपको 5% का डिफरेंस, 10% और 5%। तो दोस्तों बता देना चाहूँगा मैं ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं कि कौन पर्सन किस रिजीम को अकॉर्डिंग, कौन पर्सन किस रिजीम के अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे कर सकता है। तो हमारे मेनली 2 पर्सन होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है और एक एम्प्लॉय पर्सन होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन फर्स्ट टाइम, जब वो फर्स्ट टाइम अपना टैक्स पे करेगा तो वो दोनों में से कोई सी भी एक रिजीम को चूज कर सकता है। अगर वो चाहता है ओल्ड टैक्स रिजीम तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकता है, अगर वो चूज करता है न्यू टैक्स रिजीम तो वो न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो फर्स्ट टाइम प्रायोरिटी में चूज करेगा उसको आगे भी उसी टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ITR फाइल करनी होगी। लेट सपोज मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और मैंने इस ईयर के अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स फाइल कर दी, तो मुझे आने वाले टाइम के अंदर भी ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही ITR फाइल करनी पड़ेगी। यदि मैंने न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग इस ईयर में टैक्स पे किया है तो आने वाले टाइम्स के अंदर भी मुझे न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉयज़ के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एम्प्लॉयज़ जब चाहे अपनी ओल्ड टैक्स रिजीम को चेंज करके न्यू टैक्स रिजीम अगले साल चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने इस साल ओल्ड टैक्स रिजीम से के अकॉर्डिंग टैक्स पे किया है तो मैं चाहता हूं तो नेक्स्ट ईयर के अंदर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग भी टैक्स पे कर सकता हूं। तो दोस्तों होप करता हूं न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में आप डिफरेंस समझ चुके होंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो पहले से चलता हुआ आ रहा है, न्यू टैक्स रिजीम जो है वो बजट 2020 के अंदर
निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट था हमारा कि इनकम टैक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक्सेल शीट के ऊपर लेके चलूंगा, जिसके अंदर आपको एक कैलकुलेटर की फॉर्म में आप टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी के हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे। तो लीजिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने इनकम टैक्स कैलकुलेटर में, जिसमें आपको कुछ दो टेबल टाइप की दिख रही होंगी, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऊपर दिख रहा होगा एंटर डेटा इन ब्लू फील्ड। आपको सिर्फ इस कैलकुलेटर में इतना करना है, ये जो आपको ब्लू फील्ड दी गई हैं सिर्फ इसके अंदर आपको डिजिट फिल करनी है और ये सब अपने आप अकॉर्डिंग आपका फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम दी गई है कि आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कितना लगेगा। यहाँ पे आपकी न्यू टैक्स रिजीम है कि न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपका इनकम टैक्स कितना होगा। यहाँ पे आपको डिसीजन भी दिया जाएगा, वो अपने आप ऑटो सजेस्ट करेगा कि आपका कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए। आपको न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको फाइल करना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको फाइल करना चाहिए, किस में आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, टैक्स सेविंग आपकी कितनी हो सकती है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। और बेटर ऑप्शन भी आपको बताएगा कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम से भरें या न्यू टैक्स रिजीम से भरें। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक ले लेते हैं एनुअल ग्रॉस सैलरी। मैं मान के चल लेता हूँ एक एम्प्लॉय है जिसकी एनुअली सैलरी 10 लाख रुपीज़ है। तो आप देख पा रहे होंगे 10 लाख जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटेड फिल हो चुकी हैं। यहाँ पे 10 लाख है, 10 लाख में यहाँ पे मैंने ये जो आपको दिख रही हैं ये सारी डिडक्शंस हैं। अगर इन सब चीज़ों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको डिडक्शंस मिल जाती हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा न्यू टैक्स रिजीम जो है उसके अंदर आपको डिडक्शंस का कोई क्लेम नहीं मिलता, जबकि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर आपको डिडक्शन का क्लेम मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आपकी ऑब्वियसली टोटल आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी, क्योंकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, आपकी टोटल टैक्सेबल जो इनकम होगी वो 10 लाख रुपए होगी। तो आपके 10 लाख रुपीज़ के टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स बना है इसके अंदर 1,12,500, जिसमें आपका 4% एजुकेशन सेस लगा है 4,500 रुपये का। आपका जो टोटल टैक्स है इसके अंदर अकॉर्डिंग 1,17,000 रुपीज़ का। अब वही अगर न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स रेट थे वो डिफरेंस थे और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स रेट डिफरेंट थे। तो यहाँ पे आपकी 2.5 लाख रुपए के अकॉर्डिंग आपका स्लैब रेट के अंदर गैप है। फर्स्ट में आपको 0% था, इसके अंदर आपका 5% था जो कि 2.5 लाख का 5%। फिर नेक्स्ट वाले में आपका 10% था और यहाँ पे आपका 15%। तो देखिए आपको ऑटो सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं तो आपको 1,17,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा, और यदि आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं तो आपको 78,000 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे डिसीजन बता रहा है न्यू टैक्स स्लैब रिजल्ट इन लोअर टैक्सेस। न्यू टैक्स स्लैब रेट्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप टैक्स अपना पे करते हैं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, और आपकी टैक्स सेविंग जो हो रही है यहाँ पे आपकी दोस्तों वो 39,000 रुपीज़ की हो रही है। 39,000 रुपये आपके साल के बच रहे हैं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करते हैं। तो बेटर ऑप्शन भी आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आप अगर फील करते हैं तो आपको टैक्स सेविंग हो सकती है। अब दोस्तों हमने 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट तो ले लिया, अब हम कुछ डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो एम्प्लॉयज़ के केस में मिलती है 50,000 रुपीज़ की आपकी फिक्स्ड आपको एग्जम्पशन मिल जाती है डिडक्शन इसके अंदर बिना कुछ इन्वेस्ट किए। HRA हाउस रेंट अलाउंस, ये एम्प्लॉयज़ को एक अलाउंस दिया जाता है जिसमें वो अपने हाउस रहने के लिए कंपनीज की तरफ से रेंट मिलता है। तो आपका HRA अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकता है। अभी हम इसको 0 मान लेते हैं कि आपको HRA नहीं मिलता। PT आपका प्रोफेशनल टैक्स होता है, जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल फील्ड के अंदर काम करते हैं, लेट सपोज लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इस तरीके के जो लोग हैं उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। और उनका जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो भी होता है, वो भी अकॉर्डिंग जॉब टू जॉब या वर्क टू वर्क वेरी करता है, तो उसको भी अभी हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं। NPS अंडर सेक्शन 80 CCD 1B, NPS के अंदर आप अगर दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ पर एनम का आपको डिडक्शन मिल जाता है। आप साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा NPS के अंदर 50,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उन 50,000 की इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, और वो जो 50,000 की इनकम है वो आपकी NPS में इन्वेस्टमेंट हो गई और उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपका पैसा सेव है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीव ट्रैवल अलाउंस, इसको भी हम 0 मान लेते हैं। हम सिर्फ वही केस मान के चलते हैं जो गारंटी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे
अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट, अगर आप होम लोन लेते हैं, घर खरीदने के लिए कोई लोन लेते हैं, तो उस पर जो आपको 1 साल के अंदर टैक्स, 1 साल के अंदर आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा है टोटल, वो यहाँ पे आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते तो इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अपने केस के अंदर ये 0 मान के चलता हूँ कि हमने कोई लोन पे घर नहीं लिया है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों डिडक्शन अंडर ATC। इसके अंदर आपको देखिए, यहाँ पे आपको नोट में दिखेगा कि होप सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपका PF शो हो रहा है यहाँ पे, LIC, PPF, ट्यूशन फीस, ALSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC, फिक्स डिपॉजिट, होम लोन प्रिंसिपल एटसेट्रा। दोस्तों ऊपर जो आपने देखा वो होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट है कि 1 साल के अंदर आपने होम लोन पे जो इंटरेस्ट है वो कितना पेमेंट किया, और 1 साल के अंदर आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे किया, तो वो दोनों की आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं, यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। और ये ATC के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी आती है, उससे भी कई ज़्यादा आती है एटसेट्रा के अकॉर्डिंग। इसके अंदर जो आप मैक्सिमम एग्जेम्पशन डिडक्शन आप ले सकते हैं वो 1,50,000 रुपीज़ की है। तो हम ये मान के चल लेते हैं आप 1,50,000 रुपये साल के इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्थ इंश्योरेंस अंडर सेक्शन 80D। हेल्थ इंश्योरेंस आपको नॉर्मली पता ही होगा दोस्तों, आप अपनी फैमिली का, जिसमें आप, आपके स्पाउस, आपके किड्स और आपके पेरेंट्स, अगर वो 60 साल से कम है और आप पे डिपेंडेंट है, तो उनका आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं और इसके अंदर आपको डिडक्शन मिल जाता है मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट आता है हमारा सेविंग बैंक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80TTA। सेविंग बैंक इंटरेस्ट दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप अपना पैसा कोई सेविंग बैंक में रखते हैं और उससे मिलने वाला इंटरेस्ट 1 साल के अंदर अगर 10,000 से ऊपर होता है तो उस पर आपको 10% का TDS देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर वही अमाउंट 10,000 या 10,000 से कम होता है तो आपको उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो यहाँ भी हम मान के चल लेते हैं आपकी जो इनकम है उसमें से 10,000 इनकम जो आई है आपकी, वो इंटरेस्ट इनकम आई है। तो अब हमारा जो टोटल इनकम है 10 लाख में से आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 3,10,000 रुपीज़ की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है। आपका जो टैक्सेबल इनकम बनी है इस बार वो 6,90,000 बनी है। अब अकॉर्डिंगली देखिए दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको जो टैक्स होता है, ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आप अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको कोई डिडक्शन क्लेम नहीं मिलता है सच। इसीलिए आपकी इनकम जो है यहाँ पे पूरी 10 लाख काउंट होती है और यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो 6,90,000 काउंट होगी। अब आप देखिए 2.5 लाख रुपए पे आपको 0% टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपकी 2.5 लाख है उस पर आपको 5% यानी कि 12,500। नेक्स्ट जो रिमेन आपका अमाउंट बचा है 1,90,000 रुपीज़ का, उस पर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, मीन्स 38,000 रुपीज़। और ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स बना है 50,500, जिसमें से आपने 2,020 रुपये का एजुकेशन सेस पे किया, तो आपका टोटल यहाँ पे टैक्स बना 52,520 रुपये। वही अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एज सच आपका इतना अमाउंट आपका टैक्स बनेगा 75,000 का, जिसमें से आपका एजुकेशन 4% चार्ज लगेगा। 78,000 रुपीज़ का आपने न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। अब अगर आप देखते हैं कि किस में मेरे को बेनिफिट हो रहा है किस में, तो आप आराम से टैली कर सकते हैं। न्यू टैक्स स्लैब रिजल्ट इन हायर टैक्सेस। न्यू टैक्स रिजीम है जो है उसमें आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। अगर आप ओल्ड वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको कितना टैक्स बच रहा है, 25,480 रुपये आपका टैक्स बच जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली देखें तो आपका महीने का 2,000 रुपये आपका इसके अंदर बच सकता है। बेटर ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा, ओल्ड टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग अगर आप भरते हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने भी अकॉर्डिंग कि आप जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहें या जहाँ इन्वेस्टमेंट ना करना चाहें, किस तरीके का आपको टैक्स स्लैब चूज़ करना है, आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको ITR फाइल करना है या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको फाइल करना है, आप खुद से इवेल्युएट अपना कर सकते हैं। आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपना इवेल्युएट करके अपने टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना मैक्सिमम टैक्स को सेव कर सकते हैं वो आप इसकी मदद से सीख सकते हैं। दोस्तों हमारा जो लास्ट पॉइंट था उसके अंदर हम जानते थे कि हम अपना टैक्स सेव कैसे कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको इसी के अंदर पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जितना आप अपना टैक्स सेव करने के लिए, जितना आप अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं उतनी आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होगी, क्योंकि जितनी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करती हैं वो आपकी डिडक्शन के अंदर आपकी काउंट होती हैं। और डिडक्शन मिलने से आपको देखिए यहाँ पर कितना अमाउंट आपको टैक्स सेव हो रहा है।
कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, उतना आपका टैक्स यहाँ पे आपका बच सकता है। होप करता हूँ दोस्तों ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे। एंड आई नो वीडियो थोड़ा लंबा गया होगा लेकिन नॉलेजेबल आपके लिए बहुत रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी अपना टैक्स कैलकुलेट खुद ही कर सकें, ना कि किसी पे डिपेंडेंट रहें। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे कुछ, तो मिलते हैं हमारे दोस्तों अगले वीडियो के अंदर जिसमें हम जानेंगे शेयर मार्केट की स्टार्टिंग के बारे में, जर्नी के बारे में। आज की वीडियो के लिए था यहीं तक। जय हिंद।